Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 25th February 2023. Some of the important news we will see is about the menstrual leave policy. Also we are going to look about the orangutans. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था, तो उसका एक साल कल पूरा हो गया. So today we will be discussing about the Russia-Ukraine crisis after 1 year and what are the possibilities of talks or any diplomatic breakthrough is going to occur. उसके क्या chances हैं, ये war का क्या है, तो एक editorial है we are going to discuss. Along with that India's role in that. So we are going to focus more on the Russia-Ukraine crisis and also on certain environmental issues like orangutans. Okay. तो हम अपना जो न्यूज़ है वो ओरांगुतन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए न्यूज़ क्या है कि ओरांगुतन स्मगल्ड वाया चेन्नई, 4 पुलिसमैन सस्पेंडेड. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओरांगुतन्स जो है, तो यहाँ पे देखिए स्मगलिंग हो रही है ओरांगुतन्स की. ओके, तो यहाँ का अगर आप ओरांगुतन्स को देखेंगे तो ओरांगुतन्स का मतलब होता है मलेशिया मलय लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मैन ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैन ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं. सो या तो ओरांगुटन्स, तो ये जो मेजरली जो पाए जाते हैं वो मलेशिया में पाए जाते हैं. ठीक है, सुमत्रन आइलैंड में पाए जाते हैं. फाइन. इसके जो स्पीशीज होते हैं 3 टाइप के होते हैं. एक होते हैं बोर्नियन, फिर दूसरा आपका होता है सुमत्रन, फिर आपका तीसरा होता है तापानुली. ठीक, बोर्नियन जो होते हैं वो एंडेंजर्ड हैं, दे आर एंडेंजर्ड. सुमत्रन जो होते हैं दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, और तापानुली दे आर, यू कैन से दे आर द मोस्ट एंडेंजर्ड ओरांगुटन्स ऑफ ऑल द 3. ठीक है, तो यू कैन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड. जो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है वो तापानुली का है, सेकेंड नंबर पर सुमत्रन आता है, देन कम्स बोर्नियन. फाइन. So orangutans, they are called as man of the forest. ठीक है, और these are apes. ठीक है, 95% ऑफ द जीन्स जो है ओरांगुटन्स का इट मैचेस विद ह्यूमंस. ओके, तो इनकी स्मगलिंग जो है वो चेन्नई के थ्रू हो रही थी. आप एक कॉरिडोर लगा सकते हो, ठीक है ना, जिसमें कुछ पुलिसमैन असिस्ट कर रहे थे जिन्हें सस्पेंड किया गया है. ओके, so you can see that orangutans, ये लास्ट लाइन देखिए, orangutans a critically endangered species are native to the rainforest of Malaysia and Indonesia. This information is very important. News India का है, but orangutans itself they are found in the rainforest of Malaysia and Indonesia. Now the next news is its center calls says Supreme Court on menstrual leave policy. So here the discussion is going on about the menstrual leave policy for women. So Supreme Court has said that there are different dimensions to menstrual pain leave, which is a biological process. But now Supreme Court is also saying that it may also act as a disincentive for employers from engaging women in their establishment. तो एक 3 judge bench था which was led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, and he has asked the petitioner to approach the Union Ministry of Women and Child Development Ministry to frame a policy. Okay, कि इन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने कि पहले एक मिनिस्ट्री को एक पॉलिसी फ्रेम किया जाए, उसके बाद जो कोर्ट है उसको उसके ऊपर डिस्कस कर सकता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर वर 2 थिंग्स, 2 पेटिशंस. 1 पेटिशन वाज डिमांडिंग कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में. सेकेंड पेटिशन वाज सेइंग कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो इट कैन एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स फ्रॉम हायरिंग वुमेन वर्कफोर्स इन देयर एस्टेब्लिशमेंट, तो जिसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है अपॉन दी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन वर्कफोर्स. फाइन. So see what the court has said, that having regard to the policy dimensions involved in the matter, we are of the considered view that the petitioner make a representation to the Ministry of Women and Child Development, which may take an appropriate decision on the grievance of the petitioner. Okay, so now see there are 2 states, that is Bihar and Kerala. They are the only 2 states that allow menstrual pain leave.
Okay, and now the petition seeks the court order for the states to have the menstrual policy in every state under section 14 of the Maternity Benefit Act 1961. The next is pro-Khalistani preachers aid released from jail day after supporters clashed with police. तो यहाँ पे it is related with the arrest of Lovepreet Singh alias Tufan Singh, who is an aide of self-styled Sikh preacher Amritpal Singh. So he was released from jail in Punjab's Ajnala, and local court जो है उसने order release किया after the application was filed by the police for his discharge. ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे कि जो सतिंदर सिंह जी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतसर रूरल, ही हैज सेड दैट मिस्टर अमृतपाल सपोर्टर्स प्रोवाइडेड एविडेंस दैट हिज एड वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट वेयर द एलिज्ड किडनैपिंग एंड असॉल्ट हैड अकर्ड. तो जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने पहले एविडेंस प्रेजेंट किया कि जो यहाँ पे जो किडनैपिंग और असॉल्ट का जो केस चल रहा है वहाँ पे लवप्रीत सिंह प्रेजेंट नहीं थे, एंड हेंस उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया कि दैट ही शुड बी रिलीज्ड, एंड देन कोर्ट ऑर्डर्ड हिज रिलीज्ड. ओके, नाउ फ्रेंड्स, स्टेट्स का एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज गगनयान. ठीक, तो गगनयान जो है वो ये एक इसरो का मिशन है फॉर सेंडिंग ह्यूमंस इन द स्पेस. ओके, सो गगनयान इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इट इज द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. ठीक, तो गगनयान का में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है, दैट इज द माइलस्टोन इज सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल. मतलब जब गगनयान में क्रू जिस मॉड्यूल में रहेगा उसका जो है सिमुलेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है. सो द कंट्रीज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन when the very first indigenous simulated crew module which was built by Hyderabad based Manjeera Machine Builders. now see यहाँ पे कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल जो है वो इसरो ने नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी मंजीरा मशीन बिल्डर्स. एंड आफ्टर बिल्डिंग दिस क्रू मॉड्यूल इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच इज इन तिरुवनंतपुरम. ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है कि क्रू मॉड्यूल जो है वो डेवलप हो चुका है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, इट वाज बिल्ट बाय अ प्राइवेट फर्म. सो इट इज 2.7 मीटर हाई, 3.1 मीटर वाइड, एंड इट वेज 3.5 tons, and it is made of aluminum and steel in 6 months. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ टेस्ट व्हीकल लॉन्च इज वेटिंग एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा फॉर दिस मॉड्यूल फॉर स्टिमुलेटिंग द एस्केप व्हीकल एक्सरसाइज फॉर द अनमैन्ड फ्लाइट. तो गगनयान में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्टेप का है गगनयान. पहले तो जो फ्लाइट होगा गगनयान का वो होगा अनमैन्ड. ठीक है, पहले जो है हम एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजने वाले हैं, तो पहले होगा अनमैन्ड, उसके बाद जो होगा वो मैन्ड होगा. मतलब उसमें जो है ह्यूमंस प्रेजेंट होंगे, 3 ह्यूमंस विल बी देयर, 3 एस्ट्रोनॉट्स विल बी देयर इन गगनयान. ओके, नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल अबाउट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. ठीक है, तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड जो हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगे वो ये होंगे कि व्हेन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है कि व्हेन डिड रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. सो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022. ठीक है, तो इस इवेंट को पूरे 1 साल हो चुके हैं. फाइन, तो अब 1 साल के बाद देखेंगे कि उसके बाद जो है यूएन जनरल असेंबली में फिर से एक रेजोल्यूशन आया कंडेमनिंग द अटैक ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन. तो इस रेजोल्यूशन में अगर आप देखेंगे अराउंड 141 कंट्रीज दे वोटेड इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एब्सटेनेशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सटेनेशंस हैं 32, मीन्स 32 दे डिड नॉट वोट, एंड 7 दे वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग रशिया. तो यहाँ पर अगर आप 32 एब्सटेनेशंस में देखेंगे देन इट इंक्लूड्स इंडिया एंड चाइना ऑल्सो. तो जो रेजोल्यूशन है इट वाज कॉलिंग फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस. ओके, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यूएसए के साथ साथ जो इस रेजोल्यूशन के स्पॉन्सर्स थे वो ऑब्वियसली यूएस के साथ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज होंगी. ओके, बट यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट चीज है वो इम्पोर्टेंट जो है कि दिस रिजोल्यूशन इट डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक्स. ठीक है ना, कि मतलब कि यूक्रेन और रशिया दे शुड टॉक, देयर शुड बी अ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस. फाइन, तो यहाँ पे जो डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि समथिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है डज नॉट फेवर पीस टॉक एट प्रेजेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई ही इज नॉट फेवरिंग द पीस टॉक. तो अगर आप देखेंगे कि दैट रशिया इट क्लेम्स 1/5 ऑफ यूक्रेन. ठीक है, इट क्लेम्स 1/5 ऑफ यूक्रेन. खासकर अगर आप देखेंगे कि 4 प्रोविंसेस को रेफरेंडम करके रशिया ने एनेक्स भी कर लिया है. फाइन,
तो यहाँ पे अगर पीस टॉक होता है तो ये चांसेस है कि जो ये 1/5 ऑफ यूक्रेन विच इज नाउ अंडर रशिया कंट्रोल, ओके, सो इट विल बी अंडर रशिया कंट्रोल ओनली, फाइन। तो यहाँ पे जो यूक्रेन है उसको एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जो बेलारूस है विच इज रशियाज एलाई, इट वांटेड टू रिप्लेस द टर्म इन्वेजन विद स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। रशिया जो है वो यूक्रेन के इन्वेजन को ना इन्वेजन नहीं कहता है, वो कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, ओके। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर डायलॉग बिटवीन द टू पार्टीज इमीडिएटली, बट बोथ द कॉल्स वे रिजेक्टेड, ठीक, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पीस टॉक राइट नाउ, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलिट्री स्टेलमेट है यूक्रेन में इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, देन कैजुअलिटीज इट इज गोइंग टू राइज, फाइन। उसके बाद वेस्टर्न सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस उनके ऑयल पे लगा है कि दैट रशिया कैन नॉट सेल इस ऑयल अबाउट $60 पर बैरल, वो भी कंटिन्यू होगा। बट दिस सैंक्शंस, ओके, हैव नॉट डिटर्ड रशिया फ्रॉम स्टॉपिंग इट्स वॉर इन यूक्रेन। अब हम आते हैं इंडिया का, एक बात करते हैं कि दैट इंडिया हैज़ कंटिन्यूसली एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया का एक रिलेशनशिप बहुत पुराना रहा है, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखेंगे एस जयशंकर का, तो दैट ही हैज सेड दैट देयर इज द नीड फॉर सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी साइटिंग इज ट्रेडिशनल रिलेशन विद मॉस्को, कि भाई जो रशिया का और इंडिया का जो ट्रेडिशनल रिलेशन है मॉस्को के साथ और इंडिया का, तो उसको एक साथ इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप जानते हैं तो इंडिया का जो डिफेंस रिलेशन है वो भी रशिया के साथ काफ़ी अच्छा है। वी आर गोइंग टू बाई S-400 मिसाइल, इसका पहला जो कंसाइनमेंट है वो आ चुका है। देन वी आर ऑल्सो सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अमेठी अबाउट AK-203 असॉल्ट राइफल इन कोलाबोरेशन विद रशिया। सो देर आर वेरियस डिफेंस डील्स ऑल्सो विद रशिया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि दैट India has increased its trade in fuel and fertilizer with Russia. Okay, that is also one of the economic dimension of the India-Russia relationship. But that is not all. प्राइम मिनिस्टर मोदी जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो या G20 हो रहा था, तो उन्होंने कहा था रशिया को दैट दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर एंड बोथ द साइड शुड sit together and should find out a diplomatic solution to this crisis, because this crisis has affected the developing country, especially the rising crude oil prices of essential commodities, which is harming the developing countries. Now the next article is about cyber attacks are rising but there is an ideal patch. तो यहाँ पे अगर आप इसका cyber attacks का देखेंगे तो पूरा आपको आर्किटेक्चर भी समझ में आ जाएगा और हमें आगे क्या करना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर अटैक्स करेंटली इन इंडिया जस्ट because two cyber attacks at massive scale has occurred in India. One at All India Institute of Medical Science, Delhi, and the next Solar Industries Limited, which is one of the Ministry of Defense, Ammunition and Explosive Manufacturers. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जो साइबर अटैक हुआ, तो बहुत सारे लोगों का जो हेल्थ रिकॉर्ड है एम्स में 40 million health records they were compromised. Now there was also 2 terabyte of data, okay, which was extracted from Solar Industries Limited, which was done by Black Cat. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक नाम आ रहा है वो है ransomware. So what is this ransomware? तो पहले हम ransomware समझ लेते हैं, ठीक है। सो ransomware का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हैकर्स हैं they will डिमांड हैफ्टी पेमेंट्स फॉर द रिलीज ऑफ विदहेल्ड डेटा। मतलब कि पहले तो जो हैकर्स हैं वो आपका डेटा जो है वो स्टील कर लेंगे, दे विल स्टील द डेटा एंड नाउ दे विल कीप द डेटा हॉस्टेज एंड नाउ दे विल डिमांड मनी फॉर रिलीज ऑफ डेटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंसमवेयर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन पास्ट फ्यू ईयर्स ओवर 75% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेस्ड साइबर अटैक्स, ओके, व्हिच इज कॉस्टिंग एट एन एवरेज ऑफ ₹35 crore ऑफ डैमेज, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि there are other malwares also which are infecting the computer systems, and especially if you will see that transportation, power and banking systems, they are at the risk because of this cyber attacks. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि cyber threats they are capable of undermining the critical infrastructure, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, ओके। सो दीज आर द पोटेंशियल हार्म ऑफ साइबर अटैक्स। तो अगर आप देखेंगे कि वॉर में भी साइबर अटैक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट साइबर कैपेबिलिटीज दे आर प्लेइंग अ वेरी पाइवोटल रोल
in the Ukraine crisis, where electronic systems in warheads, radars and communication devices are rendered ineffective. ठीक है, so this is the potential of cyber attacks कि during war also they can change the course of the war by making the radar system and other electronic system ineffective. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2022 में सर्ट इन, यहाँ पे देखिए सर्ट इन का फुल फॉर्म भी दिया है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, which is India's cyber security agency. So it has introduced a set of guidelines for various organizations to comply with. For some of the guidelines are that mandatory obligation to report cyber attack incidents within hours of identifying them. Then designating a point person with domain knowledge to interact with certain. Okay, these are the two guidelines. उसके बाद अगर आप देखेंगे there is Digital Personal Protection Bill 2022 which has been introduced. So it proposes a penalty of rupees 500 crore for data breaches. Then recently India's armed forces has created a defense cyber agency capable of offensive and defensive maneuvers. Okay, then all Indian states they have their own cyber command and control centers. But यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका एक डिसएडवांटेज है, हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया है, ठीक है, हमने बिल भी ला दिया है which proposes penalty, but there is certain lacunae in that. So some of the lacunae are that most organizations lack the tools to identify cyber attacks. ठीक है, तो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रिवेंट कैसे करेंगे. The second challenge is acute scarcity of cyber security professionals in India. Okay, so India is going to have the need of about 3 lakh people in this sector. Okay, and if you will see the United States, there are 1.2 million people who are working in this cyber security domain. Then the next challenge is जो most of our organizations है they are in the private sector and their participation remains limited in India's cyber security structure. This is the next problem which India is facing. Okay, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं they can look at the Digital Geneva Convention where 30 global companies have signed a declaration to protect users and customers from cyber breaches. Okay, and then these companies will collaborate with like-minded intergovernmental and state frameworks to enhance the cyber security. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि आगे जो कुछ challenges हैं like introduction of 5G, arrival of quantum computing, malicious software की जो potency है वो बढ़ती जा रही है and avenues for digital security breaches would only increase. So in future if you will see that these cyber attacks they are going to increase, so we must have certain framework to deal with all this साइबर अटैक स्पेशली दी रैंसमवेयर. तो यहाँ पे जो ऑथर जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव होना चाहिए इससे डील करने के लिए. ठीक है, बिकॉज सी वेयर एवर साइबर अटैक्स आर हैपनिंग, तो ऐसा है नहीं कि इंडिया में बैठ के कोई इंडिया के कंपनीज को हैक कर रहा है या इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहा है. दिस कैन हैपन फ्रॉम एनीवेयर, सो डेफिनेटली इट नीड्स अ ग्लोबल कोलैबोरेशन. So if you will see that with most cyber attacks originating from beyond our borders, international cooperation would be critical to keep our digital space secure. Okay, तो यहाँ पे देखिए they are saying that India has already signed cyber security treaties where the countries include United States, Russia, United Kingdom, South Korea and European Union. Then India is already a member of Quad and I2U2. There also the effort is to enhance cooperation in cyber security, technology cooperation, capacity building and improvement of cyber resilience. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ग्लोबल एफर्ट के बारे में दो चीज़ें चल रही हैं. एक तो अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दो प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया है. वन इज ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप. ठीक है, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप में सारे यूएन के मेंबर्स हैं. फाइन, and it was established by a resolution proposed by Russia. The other is the resolution by the US on the continuation of group of governmental experts. So we have two things related to United Nations. One is open-ended working group जो रशिया का इनिशिएटिव है. सेकेंड इज ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट जो यूएस का इनिशिएटिव है. फाइन, अगर आप देखेंगे दोनों ड्राफ्ट को तो इनके अंदर जो है बहुत सारे एक्सपेक्ट्स पे दे डिफर, स्पेशली ऑन ओपननेस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा फ्लो and digital sovereignty. But many member states have found that the two resolutions are complementary and not mutually exclusive. The second is tapping the G20 summit. तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है it is the president of G20 summit for this year. So this is the best platform where
India can bring all these 20 major countries of the world, which are economically very important for the world, together to develop a global framework for common minimum acceptance for cyber security. अब वन लाइनर्स हमारे लिए, सेंटर ओकेज रीनेमिंग औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद. सो औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद, दीज आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र. ठीक है, सेंटर में खास करके यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद सिटी एज छत्रपति संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद सिटी एज धाराशिव. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, एनडीए हैज चेंज्ड फेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन पास्ट 9 years सेज मोदी. यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे एक मेंशन आ रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है पॉपुलरली दे आर मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर 2 मेजर पर्पसेस. अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. ठीक है, इनका अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके का है कि दैट दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद एशियान कंट्रीज. दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद एशियान कंट्रीज. तो इंडिया का ऑलरेडी एक पॉलिसी है विच इज़ कॉल्ड एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, दैट इंडिया वांट्स टू इंक्रीज ट्रेड एंड डिफेंस रिलेशनशिप विद एशियान कंट्रीज अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. पहले इसको हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, अब इसको हमने अपग्रेड करके क्या कर दिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, तो अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है. So Asian countries. So this northeastern states, they provide gateway to Asian countries. So if you can see the Act East policy, so northeast states, they have very crucial role to play in realizing the objectives of India's Act East policy. Second, कि that अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, they are known for horticultural products and tourism. ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट भी चाहिए. सो इंडिया एम्स दैट बाय लेवरेजिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी इट कैन प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कैन लिंक इट विद एशियन कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग द मार्केट एक्सेस टू दिस कंट्रीज. ओके, नेक्स्ट इज नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया. तो ऐसे जो डिफेंस न्यूज़ होते हैं वो हमारे लिए वन लाइनर की तरह होते हैं. जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो इंडोनेशिया जो है वो भी एक एशियन कंट्रीज है. देयर आर 10 एशियन कंट्रीज. एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दैट इन लाइन विद द एक्सपांडिंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एन इंडियन नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन INS सिंधु केशी हैज बीन डॉक्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम February 22 to 24. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट सबमरीन, okay, it traveled through the Sunda Strait and undertook the maiden docking in Indonesia for operational turnaround, okay, in Indonesia. So ये एक important news है related to Article 19(1)(a which is related to freedom of speech and expression. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that there should be no gag, no limitation on media on reporting about Adani Hindenburg इशू. ठीक है ना, तो जैसा कि हमने किया था कि हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसने रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि देयर वर सर्टेन स्टॉक मैनिपुलेशंस, ओके, डन बाय अडानी. तो यहाँ पे जो उनका FPO था उन्होंने रिकॉल कर दिया था 220,000 करोड़ का जो FPO था. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का दैट देयर शुड बी नो गैग ऑन मीडिया ऑन रिपोर्टिंग द अडानी हिंडनबर्ग इशू. ओके, तो यहाँ पे देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक अ रिक्वेस्ट टू गैग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन द अडानी हिंडनबर्ग इशू अंटिल द टॉप कोर्ट पासिस एन ऑर्डर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी. ठीक है, नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट. बर्ड्स डिलाइट बंगाल रिपोर्ट्स 489 स्पीशीज ड्यूरिंग काउंट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट चल रहा है 2023 का, वेयर वेस्ट बंगाल has reported the highest number of species followed by Uttarakhand and then Arunachal Pradesh. तो ये जो काउंटिंग चल रहा है ये 35 टोटल जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रही हैं फ्रॉम February 17 to February 20 तक हो चुका है ये. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टिंग आई वो कहाँ से आई, वेस्ट बंगाल से. कितने स्पीशीज, 489 स्पीशीज.
Uttarakhand recorded 426, Arunachal Pradesh recorded 407, Assam 397 and Karnataka 371 species. Okay, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें that जो BCI है ठीक है, it is an informal partnership of organization and groups working together to increase collective knowledge about bird distribution and population. तो ये जो GBBC चल रहा है, Great Backyard Bird Count, so India is among the 190 countries that is participating in GBBC 2023. अब अगर आप देखेंगे GBBC, it was launched in 1998 and the Bird Count India organizes the GBBC in the country. This factual information is very important. Now one qualitative information, आप ये पैराग्राफ देखिए. The GBBC 2023 showed India's birds are thriving in diverse habitats from the city to the countryside, and a remarkable increase in participation across the country helped India upload the second highest number of checklists after the United States and the third highest species of any country. The next is again, let's first take this news from the climate. So COP28 must focus on adaptation instead of mitigation. देखिए adaptation और mitigation, it is the heart of climate equity. जब भी climate equity की बात होती है तो adaptation और mitigation की बात होती है. तो यहाँ पे जो COP28 है, it is called as Conference of Party 28. The United Nations Conference of Party 28, it will be held in Dubai. So here जो लीना नंदन है, जो हमारी सेक्रेटरी हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, she has said that the focus now should be on adaptation instead of mitigation. ठीक है, लास्ट टाइम जो COP हुआ था वो शर्म अल शेख में हुआ था, इजिप्ट में. अगला जो होने वाला है वो दुबई में होने वाला है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दैट अडेप्टेशन क्या होता है और मिटिगेशन क्या होता है. ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम अडेप्ट कर जाएं, ठीक है ना, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से. मिटिगेट का मतलब होता है कि चेंज की इंटेंसिटी को हम कम करें. ठीक, सो अडेप्टेशन इट रेफर्स टू असिस्टिंग कंट्रीज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, लाइक स्मॉल आइलैंड नेशंस, coastal regions, etc. by providing them finance and infrastructure assistance. Got it? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होंगे क्लाइमेट चेंज से बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल, वो कोस्टल एरियाज ही होंगे. नाउ मिटिगेशन इट रेफर्स टू reducing carbon emissions, okay, and developed countries they have historically they have emitted more, okay, and that's why it has been very difficult to keep the temperature rise of the earth in check. So she is saying that countries have wrangled over the deadlines and upper limit of emission to keep global temperature from rising 0.5 degrees Celsius or 1 degree Celsius from the current levels. So she is saying that already the limit has been breached, okay, because countries they have failed to check their emissions. So now instead of mitigation we should focus on adaptation, especially among the most affected nations. The next is that a major highlight of the Dubai COP scheduled in November is expected to be the global stock take of when the signatories to the climate treaties are expected to inform the world on the progress they have made. तो जैसा कि हमने पहले से हम जानते हैं कि हर कंट्रीज ने अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बताया था कि वो क्या स्टेप लेने वाले हैं टू लिमिट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो उसी की बात चलेगी दुबई COP में कि दैट व्हाट कंट्रीज हैव टेकन स्टेप्स एंड नाउ दे हैव टू इन्फॉर्म अबाउट देयर स्टेप्स एट COP28. The next is about Maganrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Over 40% of Gram Panchayats do not report digital attendance. हमने मनरेगा के बारे में पहले भी किया था when we were doing budget, so we discussed about मनरेगा. There are certain problems of मनरेगा. One of the problem was that decreased allocation for मनरेगा in this year's budget. ठीक है, around 60,000 crore has been given for this year, okay, and now the second problem is about the marking the attendance. So currently the government has mandated the use of NMMS, which is called as National Mobile Monitoring System, for marking the attendance of Maganrega workers. But यहाँ पे Ministry of Rural Development का statistic है which says that 41.3% of the Gram Panchayats have reported no NMMS usage. That 41.3% जो है they are not using this new mobile app based attendance system for marking the attendance. ठीक, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे about 3,83,421 maids have registered on the NMMS, but so far only 99,687 registered devices have been used to record the attendance, which is merely 25.9%.
5%। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एन एवरेज ऑफ 85% ऑफ मनरेगा वर्कर्स वर्क साइट्स करेंटली यूज दी NMMS ऐप टू कलेक्ट डेटा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, लाइक ओनली कम्युनिटी वर्क अंडर मनरेगा रिक्वायर्स NMMS। आउट ऑफ दिस ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द एरिया स्पेसिफिक challenges such as low connectivity in hilly regions or remote areas. Okay, the district program coordinator has the power to give exemption. So currently nearly 10% of the work sites have been exempted from NMMS. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा एक वुमेन लोगों ने मोर्चा किया हुआ है इस अटेंडेंस के खिलाफ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कनेक्टिविटी पुअर है, मॉनिटरिंग में नहीं हो पाया अटेंडेंस है, कनेक्टिविटी पुअर है, मार्क नहीं हो पाया, तो उनके वेजेस जो है वो रुक जाते हैं। ओके, so that is one of the disadvantage of NMMS. The next is one liner. The Financial Action Task Force has suspended the membership of Russia over Ukraine invasion. ठीक है, so यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि recently which country has been suspended from the membership of Financial Action Task Force? So it is Russia. Financial Action Task Force जो है it is headquartered in Paris. ठीक है, इसके दो मैंडेट हैं, टू कीप चेक ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो दोनों जो हैं मेटा की ही सब्सिडरी हैं, so they have rolled out a paid service in Australia and New Zealand. Okay, they are going to test users willingness to pay for verification service. Okay, यहाँ पे जो सर्विस will cost $11.99 on the web and $14.99 on iOS and Android. It has been rolled out in Australia and New Zealand. उसके बाद अब देखेंगे नेपाल में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो इलेक्ट हो चुके हैं, और अब देखिए प्रेसिडेंट की वहाँ पे इलेक्शन होने वाली है, तो हु इज गोइंग टू सक्सीड विद्या देवी भंडारी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। सो 8 पॉलिटिकल पार्टीज इन नेपाल दे हैव डिसाइडेड टू बैक नेपाली कांग्रेस लीडर रामचंद्र पौड्याल फॉर द कंट्रीज प्रेसिडेंसी। द नेक्स्ट इज यूएस प्लेजेस टू गिव $2 बिलियन इन वेपन्स एंड एड टू यूक्रेन। तो अगेन जैसे कि जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन आया था वहाँ पे देखिए पीस टॉक की बात नहीं हुई थी, वहाँ पे रशिया के एक्शन को कंडेम किया गया था। Now again US is going to pledge to give $2 billion in weapons and aid to Ukraine. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे it will include switchblade drone, electronic warfare detection equipment and it will impose sanctions on 200 Russians in the new initiative by USA. Okay, तो देखिए क्या क्या यहाँ पे होगा। There will be money for additional ammunition for high mobility artillery rocket system, artillery rounds, munitions for laser guided rocket system. Okay, fine, these are all the new security package to Ukraine. Now China calls for Russia and Ukraine ceasefire, hits out at blocks in new position paper. तो यहाँ पे आप देखिए कि चाइना का जो स्टैंड है वो क्लियर होगा। So China has called on all parties to support Russia and Ukraine in reaching a comprehensive ceasefire. Ceasefire का मतलब जो वॉर स्टॉप हो जाए। ओके, उसके साथ साथ चाइना ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्स। राइट, जैसे जो डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे, जैसे कि एक वेस्टर्न लेड ब्लॉक है, ठीक है, जो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है टू प्रोलॉन्ग द वॉर, दे आर इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रशिया। ठीक है, और एक ऐसा है कि जो चाहता है कि बस वॉर अब रुक जाना चाहिए, देयर शुड बी अ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। सो यहाँ पर आप देखेंगे दैट द पेपर सेज सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज मस्ट बी अपहेल्ड इफेक्टिवली। अगेन रिलायंस रिटेल ओपन्स फर्स्ट इंडिया गैप स्टोर इन मुंबई। तो ये कभी कभी वन लाइनर में आ जाते हैं खास करके ओलेट के एग्जाम्स में। सो रिलायंस रिटेल हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग गैप स्टोर इन इंडिया एट मुंबई's इंफिनिटी मॉल। ओके, the next is uncertainty stays but global economic outlook improving. This news is related with G20 जहाँ पे हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांता दास he is saying that uncertainty stays. Why is saying uncertainty stays but global economic outlook improving? Because uncertainty का मतलब कि अभी तक जो मेन चीज जो है, जो पिछले एक साल से प्रॉब्लम है, दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसका क्या सॉल्यूशन है अभी तक वो एक साल के बाद भी नहीं दिख रहा है। But he is saying that he has called upon G20 nations to resolutely address the challenges including debt distress and threats to financial stability confronting the world economies. Fine. So he was addressing the session of G20 finance ministers and central bank governors meeting. तो जैसा कि हम जानते हैं कि G20 में दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक
ठीक है, एक होता है शेरपा ट्रैक। तो जो फाइनेंस ट्रैक है, जैसे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हर कंट्री के, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज FMCBG, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे द FMCBG मीटिंग, इट इज द फर्स्ट मेजर मीटिंग ऑफ G20 अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे देखिए कि IMF की एक रिपोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन पब्लिश करता है, देन दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जनवरी का जो रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन करेगी इन 2023, बट इट विल रीबाउंड बैक नेक्स्ट ईयर। ठीक है, they are saying that outlook is less gloomy than its October forecast, कि जो अक्टूबर में जो फोरकास्ट हुआ था उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है जनवरी वाले फोरकास्ट में। तो नेक्स्ट इज इंडिया EU फ्री ट्रेड पैक टू टेक लॉन्गर। सो इंडिया EU फ्री ट्रेड पैक टू टेक लॉन्गर, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि EU में टोटल 27 मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज हैं। तो 27 कंट्रीज को किसी एक सिंगुलर पॉइंट पे एग्री होना, सिंगल एग्रीमेंट पे एग्री होने में टाइम लगेगा। फाइन, अगर आप देखेंगे कि इंडिया हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरात। Currently, it is negotiating free trade agreement with United Kingdom. यहाँ पे एक वन लाइनर है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन, दे हैव बीटन कॉन्स्टेंट लेस्टिनी एंड बोटिक वैन दे Zanskul to claim the title in ATP tennis tournament held in Doha on Friday. Okay. The next is P. Inyan has won the Noisel International Open Chess Tournament at Noisel in France. So friends, that's all for today. We will meet next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.